मैं सबसे पहले तो अनुराग शर्मा जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि बीड़ का नाम आपने देश में ही नहीं पूरे विदेश में रोशन किया है। मैं एक बार पहले भी आया हूं, लेकिन आज जब मैं देख रहा था इस साइट को तो महसूस कर रहा था जैसे कि हमारी कोरियन मेहमान ने कहा कि वन ऑफ द बेस्ट साइट है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जब से हमारी सरकार को बने हुए अभी 100 दिन हुए हैं और इन 100 दिनों में हमने हिमाचल प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कदम बढ़ाए हैं। मेरा बजट आपने देखा होगा, वो 40 साल बाद एक ऐसी व्यवस्था वाला बजट आया है जो आने वाले जो युवा पीढ़ी है, जो हिमाचल की जनता है, उस बजट के द्वारा एक दिशा तय की गई है। मेरा मकसद आप लोगों की सेवा करना है और इसी बजट के माध्यम से हमारी जो उसकी रूपरेखा और स्वरूप तैयार हुआ है, वो दो चीजों को देखकर हम आगे बढ़े हैं। हिमाचल प्रदेश में 95% लोग गांव में निवास करते हैं और जो हमारे गांव हैं वहां शहरों जैसी सुविधा है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था कैसे मजबूत हो, गांव के आम आदमी के हाथ में पैसा कैसे पहुंचे, गांव का आम आदमी कैसे सामर्थ्य हो, उसकी झलक हमारे बजट में आपको नजर आएगी। हमने पाया है कि जब तक ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत नहीं होगी तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते, और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के पहले भाग को हमने इस बजट में दर्शाने की कोशिश की है। उसमें सामाजिक दृष्टिकोण हमने सबसे पहले रखा। सामाजिक दृष्टिकोण का मकसद हमारा उन लोगों से है जो समाज के वंचित लोग हैं। हमने युवा पीढ़ी को कि वो कैसे आगे आए, वो अच्छी पढ़ाई करना चाहती है। गांव के स्कूल से जब पढ़कर कोई बेटा या बेटी उच्च शिक्षा ग्रहण करना चाहते हैं, आर्थिक तंगी के कारण वो पढ़ नहीं सकते, उस दृष्टि से हमने इस बजट में कहा है कि जो भी युवा साथी +2 करने के बाद उच्च शिक्षा ग्रहण करना चाहता है, हिमाचल प्रदेश सरकार किसी भी संस्थान में जाए, ITI करे, IIT में जाए, एम्स में जाए, आपका नर्सिंग करे, पॉलिटेक्निकल करे, इंजीनियरिंग करे, 1% ब्याज के साथ उसको उच्च शिक्षा के लिए हम लोन उपलब्ध करवाएंगे। ऐसा क्यों किया है? ताकि किसी बच्चे के मन में ये भावना ना रहे कि मैं पढ़ना चाहता था और पैसे की कमी के कारण मैं पढ़ नहीं सका। ये इस बजट में ग्रामीण बच्चों के लिए एक हमने झलक दिखाई है। कई विधवाएं हैं जिनके पास ना घर है न रहने की जगह हो। जब कोई बहन हमारी विधवा हो जाती है तो समाज की दृष्टि से देखे तो समाज भी उसे अच्छी दृष्टि से नहीं देखता। हमने कहा पहले चरण में हम 7,000 जो विधवाएं हैं, हर एक विधानसभा क्षेत्र में तकरीबन 100 के करीब विधवाओं को घर बनाने के लिए हम पैसा उपलब्ध करवाएंगे और मुफ्त में पानी का कनेक्शन देंगे, इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन देंगे। किसान छोटे छोटे अपने ग्रुप बनाए और कैसे आगे बढ़े, उस दृष्टि से हमने कहा हिमाचल में लोगों के पास जगह कम होती है और उस जगह को कैसे सदुपयोग किया जाए।
कोई खेत बांधा तो उससे फसल उतनी होंगी नहीं, लेकिन खेत में किसी के पास अगर 4 बीघे या 8 कनाल जगह है तो वो 250 किलोवाट का सोलर पावर प्रोजेक्ट लगाकर 250 किलोवाट का सोलर पावर प्रोजेक्ट लगाकर 15 लाख रुपया साल का कमा सकता है। इसमें खर्चा कितना आएगा? इसमें खर्चा आएगा 1 करोड़ से 20 लाख तक। 1 करोड़ 20 लाख खर्चा कौन लगाएगा? हिमाचल का युवा तो घबराता है, वो सोचेगा मैंने कर्जा क्यों लेना है, जो चल रहा है वही चले। लेकिन आज की परिस्थितियों में आपको इन कार्यों में आना पड़ेगा। जब आप 1 करोड़ 20 लाख रुपया लेंगे, उसका 40% यानी कि 40% का मतलब होगा 50 लाख रुपया सरकार आपको देगी। और जब आपको सरकार देगी तो जो लोन की सोवरेन गारंटी है वो भी सरकार उपलब्ध करवाएगी। फायदा क्या होगा आपको? आपको फायदा ये होगा कि 4 साल में, जिस तरह एक टैक्सी वाला अपनी टैक्सी लेता है, लोन उठाकर 4 साल में टैक्सी में फ्री हो जाता है, तो वो उससे आप 4 साल में उस लोन को चुकाएंगे और 15 लाख रुपया 5वें साल आपके घर में हर महीने 1 लाख रुपया आएगा। उसमें से 30% सरकार ले लेगी जो आपको सब्सिडी के तौर पर दिया हुआ है। ये योजना हम इस बजट के माध्यम से लाए हैं। अब ऐसी सुंदर जगह बीड़ में अगर प्रदूषण बढ़ता जाएगा, डीजल की गाड़ियां बढ़ती जाएगी, तो यहां का तापमान भी बढ़ता जाएगा। जहां गर्मी 32 डिग्री तक होनी चाहिए, वो प्रदूषण के कारण 3 डिग्री का डिफरेंस और आ जाएगा और बढ़ जाएगा। हमने कहा है कि बीड़ में जितने भी टैक्सी वाले हैं, अगर आप इलेक्ट्रिकल गाड़ी लेते हैं और इलेक्ट्रिकल गाड़ी की कीमत अगर 15 लाख रुपया है, तो सरकार प्रत्येक परिवार का जो युवा बेरोजगार लड़का है उसको इलेक्ट्रिकल गाड़ी खरीदने का पहले तो लाइसेंस देगी। अगर वो 20 लाख की आती तो 10 लाख रुपया उसकी जेब से जाएगा, 10 लाख साल सरकार उपलब्ध करवाएगी। अभी 20 लाख की गाड़ी हो 12 लाख की है आजकल डीजल की गाड़ियां भी, मैं तो ये मैक्सिमम लिमिट आपको बता रहा हूं। तो 12 लाख की जो गाड़ी खरीदेगा उसका 6 लाख कौन उपलब्ध करवाएगा? सरकार उपलब्ध करवाएगी। और जब सरकार उपलब्ध करवाएगी तो जो एक डीजल टैक्सी जो आज यहां चलाता है, वो अगर डीजल में 10,000 रुपया महीने का खर्च करता है, तो इलेक्ट्रिकल गाड़ी गए उतने ही पैसे में 1,000 रुपया खर्च आएगा चार्जिंग का। मैं शिमला में इलेक्ट्रिकल गाड़ी में चल रहा हूं, कोई कमी नहीं है उसमें, आराम से चलती है, 8 साल की वारंटी मिलती है, चढ़ाई में फट से चढ़ती है। इसलिए जो लोग टैक्सी लेकर आए हैं, टैक्सी ली है, वो इलेक्ट्रिकल व्हीकल में जाइए, घर में ही चार्जिंग हो जाएगी, कोई चार्जिंग की ज्यादा जरूरत नहीं है। और आपकी आय एक इलेक्ट्रिकल टैक्सी खरीदने से आपकी आय 50% से 100% तक बढ़ जाएगी। यानी कि एक महीने में अगर वो डीजल से 25,000 रुपये कमाता है, 10,000 रुपये का तेल खर्च करता है, तो सिर्फ 15,000 रुपये की आय होगी, उससे सीधे 50,000 रुपये की उसकी आय होगी। यही हम उनसे सरकारी गाड़ियों में भी लगाएंगे। सरकारी गाड़ियों में भी हम इलेक्ट्रिकल लाने जा रहे हैं और आउटसोर्स करने जा रहे हैं। उसकी नीति आने वाले कैबिनेट में हमारे आने वाली, और हम इस दृष्टि से आगे बढ़ रहे हैं। बस है, अगर कोई 1 करोड़ रुपए की इलेक्ट्रिकल बस खरीदता है तो हम उसको 50 लाख रुपया सब्सिडी देंगे। ट्रक है, अगर कोई 1 करोड़ रुपए का ट्रक खरीदता है, हम उसको 50 लाख रुपया सब्सिडी देंगे। ये और जो हमारी बच्चियां हैं जिन्होंने +2 में टॉप किया है, 20,000 स्कूटी जो कि 80,000 रुपए की आती है, उसमें सरकार 25,000 रुपए की सब्सिडी देगी। ये बजट में हमने प्रावधान किया है।
क्यों किया है? क्यों किया है? जो हमारा वातावरण है, जो हमारी ग्रामीण अर्थव्यवस्था है, इसको बदलने की जरूरत है। 2-3 साल बाद आप पाएंगे कि हिमाचल में ये बदलाव हो रहा है। ये हम मिशन मोड पर काम कर रहे हैं। एक कदम पीछे हटने की जरूरत नहीं है। इसकी लाइसेंस नीति बन रही है। एक और हमने सामाजिक कार्य किया, जो इसका जितने भी हिमाचल प्रदेश के अनाथ बच्चे हैं, अनाथ आश्रम में रहते हैं, अपने ताए चाचे मामा जी के पास रहते हैं, बच्चे हैं, बेटियां हैं, उनको हमने कहा, पहले उनकी केयर की जाती थी 18 साल तक। हमने कहा कि बच्चा जब अनाथ आश्रम से या मम्मी जब चाचा ताई से बाहर निकलेगा तो जाएगा कहां? हमने उस उम्र को बढ़ाकर 27 साल कर दिया। और ये राय रखी सब लोगों ने कि कोई भी अनाथ बच्चा है उसको पढ़ाना, कोई भी धनवान व्यक्ति चाहता है कि मैं पढ़ा लूं, और उसकी दया दृष्टि पर हमेशा जीवन भर निर्भर रहता है कि मुझे इसने पढ़ाया, मैं इसके एहसान तले दबा हूं। हमने कहा ऐसी व्यवस्था से जो दया के सहारे पड़ा हुआ है वो कभी जीवन में स्वाभिमान से जी नहीं सकता, उसके मन में एक कुंठा रहेगी। हमने इस विधानसभा में मुख्यमंत्री सुख आश्रय कोष लाया और क्या किया? उसको अधिकार दे दिया, कानूनी अधिकार दे दिया। 18 साल के बाद कोई भी अनाथ बच्चा जिसकी माता नहीं है, जिसकी पिता नहीं है, सरकार उसका पूरा खर्चा उठाएगी। अगर वो इंजीनियरिंग कॉलेज में चला जाता है और इंजीनियरिंग कॉलेज की फीस 75,000 रुपया है साल की, सरकार 75,000 रुपया फीस उसकी देगी। हॉस्टल का खर्चा उसका 40,000 रुपया है, सरकार 40,000 रुपया उसके हॉस्टल का खर्चा देगी। अब हॉस्टल का खर्चा हो गया, अब उसका ये फीस का खर्चा हो गया। उसके बाद बेचारा वो जो अनाथ बच्चा, जिस तरह हम अपने बच्चे को पॉकेट मनी देती है, सरकार 4,000 रुपया महीना उसे पॉकेट मनी देगी। यही नहीं, उसके बाद हम अपने परिवार के बच्चों के साथ घूमने जाते हैं, अपने बच्चों को लेके जाते हैं हिंदुस्तान में। कभी गोवा जाएंगे, कभी राजस्थान जाएंगे, कभी केरल जाएंगे, कभी कहीं और जाएंगे। हमने कहा ये जो अनाथ बच्चे हैं इनको भी साल में एक बार घूमने का मौका 15 दिन के लिए सरकार देगी और बाई एयर घूमने का मौका देगी। और रहने के लिए ये ना हो कि सरकारी विभाग वाले होटल में ठहरा दे, यहाँ ठहरा दे। हमने कहा नहीं, आपको इन बच्चों को अगर ठहराना होगा, जिस तरह हम अपने बच्चों को अच्छे होटल 3 स्टार में ठहराते हैं, उस प्रकार की सुविधा हमने इन अनाथ बच्चों को, जो 6,000 के करीब पाए गए हैं, हमने अधिकार के रूप में दे दी है। यानी कि आने वाले समय में वो बच्चे, अगर सरकार उनको ये अधिकार नहीं देती है तो कोर्ट में सरकार को घसीट सकते हैं। ये मानवीय दृष्टिकोण, हमने सामाजिक दृष्टिकोण अपने बजट में इसलिए दर्शाया है कि आने वाले समय में हमें ग्रामीण अर्थव्यवस्था, मानवीय दृष्टिकोण, सामाजिक दृष्टिकोण और भविष्य की चुनौतियों से लड़ने के लिए ग्रीन हाइड्रोजन की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। ग्रीन राज्य कैसे हो? जब ये राज्य ग्रीन हो जाएगा, यहाँ आज अगर 2 करोड़ टूरिस्ट आते हैं, 10 करोड़ टूरिस्ट हिमाचल प्रदेश में आएगा। पर उसके लिए हमें कड़े फैसले करने की जरूरत है। हमारी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, हम आर्थिक बदहाली के दौर से गुजर रहे हैं। मेरी सरकार को तो बने हुए अभी 100 दिन हुए हैं। 75,000 करोड़ रुपए का कर्जा हिमाचल सरकार पर चढ़ा है और 11,000 करोड़ रुपया हमने सरकारी कर्मचारी, सरकारी अधिकारियों का डीए और पेंशन के लिए देना है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम इससे दब जाएंगे, हम इससे घबरा जाएंगे। हमने कहा है कि हम आगे भी बढ़ेंगे और पूरे हिमाचल प्रदेश के, जो यहाँ सभागार में बैठा एक आदमी है, जो भी मेरी बात सुन रहा है, उस पर एक व्यक्ति पर कितना कर्जा चढ़ा है मैं ये बताना चाहता हूं। एक व्यक्ति पर, जो मेरी आवाज जहां तक जा रही है सुन रहा है,
हिमाचल प्रदेश के एक व्यक्ति पर 92,840 रुपए का कर्जा आज दिन तक चढ़ चुका है। मतलब आप सब कर्जदार है। ये मत सोचे कि सरकार पर चढ़ा, हमारे पर तो है नहीं। लेकिन आप इस स्थिति को देखिए कि ये भविष्य की चुनौतियां हैं, हमें इससे भी पार पाना है। इस वर्ष बजट में पहली बार हमने रेवेन्यू जनरेशन कैसे हो, पिछले 40 वर्षों में पहली बार सोचा गया। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं, अगर हमने सही फैसले किए तो हम 4 साल में अर्थव्यवस्था को पटड़ी पर लाएंगे और अगले 10 साल में हिमाचल प्रदेश हिंदुस्तान का सबसे अमीर राज्य और समृद्धशाली राज्य होगा। पर ये सब चीजें कैसे होगी? आप लोगों का साथ चाहिए। अभी हमने 2,31,000 महिलाओं को 1,500 रुपए पेंशन देने का वादा किया है। हमने अपने घोषणा पत्र में कहा था कि हम महिलाओं को 1,500 रुपए देंगे। ये पहला चरण है। 4 साल में हम सभी महिलाओं को जो उसकी पात्र होगी, हम तकरीबन 10 से 12 लाख महिलाओं को आने वाले 4 साल में 1,500 रुपया मासिक पेंशन देंगे। ये कैसे सामर्थ्य होगा? जब हम व्यवस्था को ठीक करेंगे। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि हम सत्ता सुख के लिए नहीं आए हैं, व्यवस्था परिवर्तन करने के लिए आए हैं। 100 दिन में सभी विभाग जो पीडब्ल्यूडी, आईपीएस, ट्रांसमिशन जितने भी थे, पहले इनके टेंडर लगते थे 100 दिन में, 60 दिन में अवार्ड किया जाता था और हमारा रेनी सीजन शुरू हो जाता था। उसके बाद सर्दी का सीजन शुरू हो जाता। 5-6 ऋतुएं हैं हिमाचल प्रदेश में, तो काम कैसे होगा? हमने 20 दिन के अंदर सारा योजना को स्वरूप दिया। हमारे पावर प्रोजेक्ट जो 2027 में पूरे होने थे, हमने बैठक करके कहा कि 2025 में पूरे होंगे। आने वाले समय में अगर हिमाचल प्रदेश को अपने पैरों पर खड़ा करना है, अपने कंधों से कर्ज का बोझ हटाना है, तो आप लोगों के साथ हमें पर्यटन के रूप में भी आगे आना पड़ेगा। कांगड़ा को क्यों पर्यटन हम कैपिटल कहने जा रहे हैं? ये मात्र नाम नहीं है, इसकी एक योजना बनाई जा रही है। जिस दिन हम इसको पर्यटन कैपिटल, टूरिज्म कैपिटल डिक्लेयर करेंगे, उसके साथ कई सौगातें आपके पास आएगी। उस दृष्टि से हम काम कर रहे हैं। पूरे हिमाचल प्रदेश को हेलीपोर्ट से 1 साल के भीतर जोड़ दिया जाएगा। कांगड़ा एयरपोर्ट का विस्तारीकरण जोरों से चल रहा है और जब कांगड़ा एयरपोर्ट का विस्तारीकरण होगा, डे नाइट फ्लाइट चलेगी। 300 करोड़ की लागत से डेरा में एक बहुत बड़ा जू बनाने जा रहे हैं, जो वर्ल्ड के सबसे अच्छे जू में से एक होगा। पोंग डैम में एडवेंचर स्पोर्ट्स, वाटर स्पोर्ट्स करने जा रहे हैं, उसके भी हमने कार्यप्रणाली को आगे कर दिया। भीड़ में भी मैंने बहुत सुंदर स्थान देखा है। मैं डिप्टी कमिश्नर साहब से कह रहा था कि इसमें टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से हमें आगे बढ़ना है और निश्चित तौर पर आने वाले समय में आप भीड़ में भी परिवर्तन देखेंगे। योजनाएं बन रही है, मैंने अपने आंखों से देख के अपने दिमाग में बिठा लिया है। मैं चर्चा करूंगा और आपके पास एक कंक्रीट प्रपोजल इस भीड़ में कैसे आगे बढ़ा जाए, उस दृष्टि से मैं देखूंगा। ये भी है कि हमें जब गर्मी का सीजन होता है और सर्दी का सीजन होता है, तो किस प्रकार से टूरिस्ट को अट्रैक्ट करना है, किस प्रकार से टूरिस्ट को आगे लाना है, उस दृष्टि से हम एक बीड़ कार्निवल का भी आयोजन आने वाले समय में जो सोचेंगे कि हमने कैसे करना है। बीड़ कार्निवल में पैराग्लाइडिंग भी हो और भी स्पोर्ट्स हो, उस दृष्टि से आगे बढ़ेंगे। दूसरा, इसमें जो जगह है जो आपने कहा है, उसको हमारी सरकार एक्वायर करेगी, प्राइवेट जगह को भी एक्वायर करेगी, ताकि पैराग्लाइडिंग की जो और एक्टिविटीज है वो ज्यादा से ज्यादा यहाँ हो सके। फिर हमारे विधायक किशोरी लाल जी जो सीपीएस है, हमारी पोजीशन ऐसी नहीं है कि हम अभी कोई घोषणाएं कर दें। मैं घोषणा करने से पहले ये चाहता हूं कि हम उसमें पूरी तरह से उसको समझकर और उसका कार्यप्रणाली को स्वरूप देकर आगे बढ़ा जाए। लेकिन एक घोषणा इन्होंने मुझे बार बार कही है कि
भीड़ में पुलिस चौकी की जगह पुलिस थाना दे दिया जाए। तो मैं पुलिस थाना देने में कोई ज्यादा हमारे को खर्चा लगता नहीं है, तो भीड़ में पुलिस थाने देने के लिए मैं घोषणा करता हूं कि इस चौकी का अपग्रेड कर दिया जाएगा। दूसरा ITI की बात हमारे किशोरी लाल जी ने कही है और एक हॉस्पिटल की बात कही है। मेडिकल में हमारे रिफॉर्म्स चल रहे हैं। आपने बजट में देखा होगा कि एक विधानसभा क्षेत्र में एक आदर्श हॉस्पिटल बनाने की हमने बात की है। मैं माननीय किशोरी लाल जी से चर्चा करूंगा, क्योंकि ये एक हॉस्पिटल ही हम एक विधानसभा क्षेत्र में बनाना चाहते हैं। बाकी आपका जो बड़ा हॉस्पिटल है, जो टांडा है, इसको बहुत ज्यादा अपग्रेड कर रहे हैं हम। अभी इसमें हम इसी 6 महीने के अंदर रोबोटिक सर्जरी हम शुरू कर देंगे। लेटेस्ट वर्ल्ड क्लास टेक्नोलॉजी के लिए हमने मेडिकल कंसल्टेंट अपॉइंट कर लिया है। अभी इसमें रिफॉर्म्स है। जल्दी हम जो आपके हॉस्पिटल है उसकी रूपरेखा तैयार करके अधिकारी आकर करेंगे और क्या दिया जा सकता है जो आपको एक समय फर्स्ट एड के रूम में सब कुछ मिल जाए। उस दृष्टि से इस हॉस्पिटल की चर्चा करने के बाद अगले बजट तक आपको इसमें पैसा उपलब्ध करवा दिया जाएगा। और जो ITI की बात है, आप जगह ढूंढिए। ITI की बात कही है और पॉलिटेक्निकल की बात है। अगर आप जगह ढूंढेंगे तो हम नए कोर्सेज के साथ शुरू करना चाहते हैं। नए कोर्सेज में डाटा साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, ये सब चीजें आ रही है जिससे आपको नौकरी मिलेगी। और हम पालमपुर और इस क्षेत्र को IT हब के रूप में भी विकसित करने के बारे में विचार कर रहे हैं। कहां तक सफल होते हैं वो आने वाले भविष्य के गर्भ में छिपा हुआ है। लेकिन पॉलिटेक्निकल और ITI के लिए जगह होगी, वो इस सेशन में तो नहीं कर सकते, लेकिन अगले सेशन में जरूर इसमें आपके लिए पैसे का उपलब्ध करवा दिया जाएगा और अगले सेशन से उसको शुरू कर दिया जाएगा। जो बसेस की बात की है वो तो मैं आपको उपलब्ध करवा दूंगा, वो बोलने की जरूरत ही नहीं है। 4-5 जो चीजें आपने रखी है उस दृष्टि से हम आगे बढ़ेंगे। लेकिन पहले ये ना हो कि मैंने अपग्रेड कर दिया और डॉक्टर ही ना हो, टेक्नोलॉजी ना हो। तो ऐसी चीज करने के हमने नहीं सोचते हैं, क्योंकि हम नहीं चाहते कि चुनावों से पहले 920 इंस्टीट्यूशन भारतीय जनता पार्टी ने खोल दी, ना डॉक्टर थे ना इंजीनियर थे। हम उसमें पहले डॉक्टर का स्टाफ भरेंगे, पूरे कॉलेज को, इनके बैजनाथ कॉलेज को अच्छा स्वरूप देंगे और जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है उससे अपग्रेड करेंगे। लेकिन उसके लिए आपको समय मिलेगा, 1 साल तो देना पड़ेगा हमको। इन्हीं शब्दों के साथ टूरिज्म की दृष्टि से हम कैसे आगे बढ़े, भीड़ में भी हम टूरिज्म की दृष्टि से अवलोकन कर आगे बढ़ेंगे। आपने मेरी बात और भीड़ क्या बोल, अच्छा, बिलिंग पैराग्लाइडिंग एसोसिएशन की तरफ से जो ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है, और मैं उसके लिए धन्यवाद करता हूं लोकल MLA किशोरी लाल जी का, बुटेल जी का और अपने यादविंदर गोमा जी का, क्योंकि शाम का समय है, संध्या हो गई है, जाना भी है करे। सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।